करता है, रिस्पेक्ट देता है, तो हम ये सोचने लग जाते हैं हम महान हैं। वास्तविकता ये होती है कि देने वाला लेने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि किसी को अप्रिसिएशन देने के लिए एक बड़ा दिल चाहिए होता है। अप्रिसिएशन देना इतना आसान काम नहीं होता, थोड़ा बड़ा दिल हो तभी आप दूसरों को अप्रिशिएट कर सकते हो। और आप लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे यहाँ बुलाया, और जस्ट टू बिगिन विथ आई विल थोड़ा सा बेस आपको बता देता हूँ कि मैं अपनी स्टोरी आपसे अवश्य शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस ऑब्सेशन में कभी नहीं जीता कि मैं सही हूँ। सही कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होती। सही सच सिर्फ एक गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस के अंदर ही सच होता है। अगर आपको पता हो कि अगर आप बोलो सन राइजेज इन द ईस्ट, तो हर प्लेनेट पे सन ईस्ट से राइज नहीं करता, और हमारे प्लेनेट पे भी अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर सकें तो सन वेस्ट से राइज होएगा। तो इसलिए कोई भी चीज़ कंप्लीट ट्रूथ नहीं होती। जो भी मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी एक छोटी स्टोरी है। उसमें कुछ लेसन सही हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, कुछ मेरे लिए सही हो सकते हैं, कुछ आपके लिए। तो अगर उसमें कुछ लर्निंग का है तो वो आप देख सकते हैं कि उस स्टोरी में इफ देयर इज़ समथिंग टू लर्न फ्रॉम देयर। एंड also, one of the important points I will mention in the very beginning, I don't say that my language is very good. It's very ordinary language that I have, but this is an important lesson that I have learned. इस वर्ल्ड में बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हुए हैं, बहुत सारे बॉक्सर्स हुए हैं, लेकिन हम मोहम्मद अली को जानते हैं। इस वर्ल्ड में बहुत सारे एक्टिविस्ट्स हुए हैं, लेकिन हम टैगोर या गांधी को जानते हैं या मार्टिन लूथर किंग को जानते हैं। इस वर्ल्ड में बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं, लेकिन हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं। तो इन सब में एक कॉमन चीज़ क्या थी? इन सब में एक कॉमन चीज़ ये थी कि इनकी पकड़ भाषा पे, लैंग्वेज पे बहुत अच्छी थी। तो भाषा और लैंग्वेज जिसको हम काफ़ी इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम एक स्लैंग लैंग्वेज जो हमारी आम भाषा है उसमें बोलने की कोशिश करते हैं, लैंग्वेज को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते। लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ कि हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। बहुत लोगों को पढ़ते हुए मैंने सुना, इवन बॉलीवुड एक्टर्स को। अमिताभ बच्चन से मैं डिक्शन के बारे में, बोलने के बारे में काफ़ी कुछ सीखता हूँ, लेकिन उन्होंने भी इस कविता को सही नहीं पढ़ा जो उनके पिता की कविता है। क्योंकि ये कविता ऐसे नहीं पढ़ी जाती कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ये कविता ऐसे पढ़ी जाती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना न अखरता है, मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आप ये बोलोगे ऐसे बोलने में कौन सी बड़ी बात है, भाई बोल दिया तो क्या हुआ, बड़ा एंटरटेनिंग लगा, लेकिन ऐसे बोलने में अच्छाई क्या है, गेन क्या है इस चीज़ में? गेन ये होता है कि जैसा हम बोलते हैं वैसे हम बनते जाते हैं, वैसे इंसान हम बनते जाते हैं। अगर कोई नकारात्मक आदमी है, वो हमेशा बुराई की बात करता रहता है, अरे दुनिया ऐसी ही है, लोग ऐसे ही हैं, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी, तो वो नकारात्मक इंसान बन जाता है, जिसको हम आम भाषा में दुखी आत्मा कहते हैं। तो जो आदमी हमेशा सकारात्मक बात करता है, पॉजिटिव बात करता है, उसमें वो जोश रहता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू है। और तो स्टार्ट करते वक्त ही मैं कुछ कविताएं, कुछ शायरी करता हूँ, तो एक अपनी कविता सुना के शुरू करूँगा। कर्मयुद्ध मेरी कविता है। राह है कठिन बड़ी परिस्थिति विरुद्ध है, राह है कठिन बड़ी परिस्थिति विरुद्ध है, जीवन है ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये युद्ध है। राह चलते मिट गई आस वो तू नहीं, कदम तले जो दब गई घास वो तू नहीं, समय से पहले बुझ गई प्यास वो तू नहीं, आंधी में बिछ गई कपास वो तू नहीं। विराट एक वृक्ष तू शक्ति से समृद्ध है, जीवन है ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये युद्ध है। आंधियां चल रही राह है खल रही, आंधियां चल रही राह है खल रही, हिम्मत आंखें मल रही लौ फिर भी चल रही। हार को न मान तू राह को पहचान तू, हार को न मान तू राह को पहचान तू, सृष्टि का अभिमान तू है वही इंसान तू। साहस से संकल्प कर विश्वास तेरा दृढ़ है,
जीवन है ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये युद्ध है. So with that I will start my story. When I was a small child, I was, maybe क्योंकि अभी इतने अच्छे से याद नहीं होएगा, एक जजमेंट कर सकता हूँ मैं कि मैं अपने ग्रुप में शायद एज ग्रुप में छोटा था, शायद हाइट में छोटा था, या शायद वास्तव में ही कमज़ोर था. तो बाकियों से दौड़ने में पीछे रह जाता था. कोई भी गेम खेल नहीं पाता था, बॉल को बैट से मार नहीं पाता था, कैच होती नहीं थी, मैं डरने लग जाता था पकड़ में आएगी या नहीं आएगी, छूट जाती थी. पतंग को मैं उड़ा नहीं पाता था, बाकी बच्चे उड़ा लेते थे. लट्टू मेरे से घूमता नहीं था, दूसरे बच्चे कर लेते थे. तो हर स्पोर्ट में मैं पीछे था. और बच्चे आपस में लड़ाई करते थे कि नवीन को अपनी टीम में नहीं रखेंगे. तो ऐसा हम सबको कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ का सामना करना पड़ता है, और इस चीज़ को हम रिजेक्शन कहते हैं. ये रिजेक्शन का सामना आपको अपनी लाइफ में करना पड़ता है. कभी आपके पेरेंट्स की तरफ से, नालायक है किसी काम का नहीं है, तो पेरेंट्स से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, टीचर से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, फ्रेंड से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है. मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया कि फ्रेंड्स की डेफिनेशन क्या होती है. फ्रेंड्स वो लोग होते हैं जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं. फ्रेंड्स वो लोग होते हैं हु आर देयर फॉर यू. फ्रेंड्स रिस्पेक्ट यू एंड वॉट एवर, जिसके साथ आप अपना दुख बांट सकते हो. मैंने बोला ये क्या बकवास है. फ्रेंड्स तो वो लोग होते हैं जो आपको वहाँ छेड़ते हैं जहाँ दर्द होता है. फ्रेंड्स तो वो लोग होते हैं जो आपको उस नाम से बुलाते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता. फ्रेंड्स वो लोग होते हैं जो, एक फ्रेंड ही होता है जो आपको चेहरे पे बोल सकता है कि यार तू गधा दिख रहा है, जो आपको कोई और नहीं कह सकता. फ्रेंड्स आपका रियलिटी चेक होते हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए. आप फ्रेंड्स के पास दुख बांटने जाओगे, वो बोलेगा यार मैं ही मिला हूँ तेरे को टाइम वेस्ट करने के लिए. तो दैट इज़ द रियलिटी एंड दैट्स व्हाट फ्रेंड शुड बी. एंड तो फ्रेंड्स से भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है. फ्रेंड्स में भी जेलसी होती है, हर तरह की चीज़ होती है. दैट इज़ अ रियलिटी. नाउ द थिंग इज़ हाउ टू फेस दिस रिजेक्शन. ये जो रिजेक्शन होता है, इट लीड्स टू अ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन इनसाइड यू. एक गुस्सा आता है कि मैं क्यों कमज़ोर हूँ, मुझे क्यों कमज़ोर समझा जा रहा है. एंड दिस फ्रस्ट्रेशन इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी. कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि हाउ टू बी एट पीस. तो मैंने बोला पीस पे होना कोई ज़रूरी थोड़ी है. रेस्ट इन पीस कहते हैं जब कोई आदमी मर जाता है, तो मरने के बाद कंप्लीट पीस हो ही जाएगी वैसे भी, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ये रेस्टलेसनेस एंड दिस एनर्जी इज़ व्हाट ड्राइव्स द वर्ल्ड. ये जो गुस्सा, ये क्रोध आता है जो यंगस्टर्स में आता है कि हमें चेंज लाना है, हमें ये करना है, वही तो चेंज का ड्राइविंग फोर्स है. अगर सब कुछ पीस हो जाएगा तो कोई ड्राइविंग फोर्स रहेगा ही नहीं हमारी लाइफ में. तो इट्स ओके टू बी रेस्टलेस एट टाइम्स, इट्स ओके टू बी फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम्स, इट्स ओके टू बी एंग्री एट टाइम्स. और जब भी ये फ्रस्ट्रेशन आती है तो ये एक रिबेलियस एनर्जी होती है, बगावत करना. मैं वैसे भी कहता हूँ कि बगावत तब होती है जब मोहब्बत, नफ़रत या जुल्म हद से बढ़ जाता है. और अगर ऐसा ही बात है कि बगावत तब होती है जब नफ़रत, मोहब्बत या जुल्म हद से बढ़ जाता है, तो अच्छा है कि हमारी टॉलरेंस कम रहे. हमें जल्दी बगावत करने का मन करे, जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो, जल्दी गुस्सा आए हमें, ताकि हम जल्दी वो परिवर्तन ला सकें. नहीं तो हम भुगतते रहेंगे उसी चीज़ के अंदर, टॉलरेट करते रहेंगे उस चीज़ को. तो ये है, मेरा एक शेर भी है इसी के ऊपर कि नवीन हद से गुज़र जाने दो हालातों को, नवीन हद से गुज़र जाने दो हालातों को, कि अब बगावत का मन होने लगा है. तो इसलिए अच्छा है कि हमारी टॉलरेंस कम रहे उस चीज़ पे. अब एक बच्चे के तौर पे तो मुझे ये बात पता नहीं थी, लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने सही डायरेक्शन में उस एनर्जी को यूज़ किया, मेहनत करनी शुरू करी. अब क्या होता है कि हमें हमारी गलती तो सब बता देते हैं, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है ये कोई नहीं बताता. जैसे मैं छोटा था, मेरी हैंड राइटिंग ख़राब थी, नंबर कम आते थे, टीचर बोलते थे वीक स्टूडेंट है. हैंड राइटिंग ख़राब थी, टीचर बोलते थे 100 बार लिख के लाओ, मैं 100 बार ख़राब लिख के ले आता. भाई जब तक आप ये बताओगे नहीं कि एक अच्छी हैंड राइटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसको ठीक कैसे करूँगा मैं. और मैं इतने स्कूल्स कॉलेजेस में जाता हूँ, मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि एक अच्छी हैंड राइटिंग के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, और मुझे हार्डली कभी कोई 1 या 2 ही बता पाया है. ज़्यादातर सब बोलते हैं सफाई से लिखो, तो मैं कौन सा गंदा लिख रहा हूँ, मैं भी सफाई से ही लिख रहा हूँ. उसके एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको माइंड में रखना होता है हैंड राइटिंग को अच्छी हैंड राइटिंग बनाने के लिए. तो वो सुधार अपने लाइफ में आपको कैसे लेके आना है, ये तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा. गलतियाँ आपकी सब बता देंगे आपको. तो मैंने मेहनत करनी शुरू करी, और कुछ 7-8 साल
डाउन द लाइन मैं काफ़ी सारे स्पोर्ट्स नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, स्कूल लेवल्स पे खेल रहा था. बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, स्विमिंग, क्रिकेट, हॉकी, नियरली ऑल द स्पोर्ट्स आई यूज टू प्ले. एंड चिल्ड्रन यूज टू फाइट विद ईच अदर कि अगर नवीन को अपनी टीम में लेना है तो हमें बदले में 2 खिलाड़ी दो. तो इस तरह का चेंज हमारी लाइफ में हम लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा चेंज कभी भी ओवरनाइट नहीं आएगा. ये ओवरनाइट चेंज का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, या ओवरनाइट सक्सेस का. कोई भी ओवरनाइट सक्सेस को सस्टेन नहीं कर सकता, अचीव नहीं कर सकता. कौन बनेगा करोड़पति को आप जानते हो, जो लाइफ में कुछ कर पाया. तो इमीडिएट सक्सेस किसी को मिल भी जाती तो वो उसको सस्टेन नहीं कर पाता कभी भी. जो मेहनत से आती है उसी चीज़ को आदमी सस्टेन कर सकता है. अकबर और सलीम की कहानी मतलब मूवीज़ वगैरह में तो बॉलीवुड के स्टाइल में दिखाई गई होगी. असलियत ये थी कि सलीम जो जहांगीर था वो शराबी अय्याश था, और उसका हर सिक्का अगर आप देखोगे तो एक जान के साथ होता है. वो डबल डिस्टिल दारू पीता था और अफीम खाता था. तो उसके जो राजा महाराजा 2-4 दोस्त बने थे, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि अकबर पे हमला कर देते हैं और पूरे इंडिया के राजा हो जाएंगे, बढ़िया रहेगा. तो अटैक करने चल पड़ा. अब मैदान से भाग गया क्योंकि अकबर जो था वो अपनी मेहनत से राजा बना था. उसने अपनी मेहनत से एक किंगडम, एक एम्पायर सेटअप किया था, तो उसकी कैपेबिलिटीज़ अलग होंगी. तो उससे तो उसका कोई कंपटीशन था नहीं. और फिर उसको पकड़ के उसके सामने लेके आया अकबर के सामने. तो अकबर ने उसको एक खींच के थप्पड़ मारा और उसने उसको बोला कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे खिलाफ बगावत करने चले थे, तुम वापस क्यों मुड़े? तुम्हें वापस नहीं मुड़ना चाहिए था. मुझे तब ज़्यादा गर्व होता कि अगर तुम वापस नहीं मुड़ते, कि मेरे बच्चे में बगावत करने की हिम्मत है. तो जो बंदा अपनी मेहनत से एक किंगडम या एक एम्पायर सेटअप करता है, एक सक्सेस को सेटअप करता है, वही उसको सस्टेन कर सकता है. यंगस्टर्स को, यूथ को ये आइडिया सेल किया जाता है कि आप ओवरनाइट सक्सेस को अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छा आइडिया है, इट सेल्स वेल. जैसे वो जो टीवी उनमें आता है एडवर्टीजमेंट्स में, एक मैजिक पिल टू रिड्यूस वेट, एक मैजिक पिल टू गेन हाइट. मतलब वो अपील बहुत करती है, सेल अच्छे से करती है, लेकिन काम नहीं करती, ये बात की है. तो इसलिए सक्सेस हमेशा मेहनत के साथ आएगी, तभी वो काम आती है. और वो मेहनत और वो टाइम, यू शुड बी विलिंग टू गिव दैट टाइम. अब दूसरी बात ये होती है कि आप एक छोटी शॉप पे जाते हो जहाँ चिप्स बिक रहा है या वो बिक रहा है, तो वो चिप्स सेलर, उसकी नौकरी है, उसका काम है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा. वो आपके चेहरे पे देख के एक बार ये डिसाइड कर लेता है कि ये 30 रुपए के पैकेट के लिए 35 रुपये दे देगा, और वो 35 बोल देता है. तो आप 35 रुपये में ले लेते हो, आप चले जाते हो. फिर वो बैठा बैठा सोच रहा होता है, यार शायद मैं 40 बोल देता तो चल जाता. तो वो एक स्मॉल गेन देख रहा है, शॉर्ट टर्म गेन, एक क्विक गेन. मेरा रतन टाटा से भी मिलना हुआ, काफ़ी कुछ ऐसे और लोगों से मिलना हुआ जिन्होंने बड़े एम्पायर सेटअप किए हैं, रन किए हैं. उनका टारगेट 10 ईयर्स डाउन द लाइन होता है, उनका 1 ईयर का टारगेट भी नहीं होता है, उनका 1 डे का टारगेट तो होता ही नहीं है. वो लाइफ में जिस भी चीज़ को एम कर रहे होते हैं, जिस भी प्रोजेक्ट को एम कर रहे होते हैं, उसका प्रॉफिट वो 10 ईयर्स के बाद देख रहे होते हैं, उससे पहले नहीं देख रहे होते. तो अगर आपको अपनी लाइफ में वो रतन टाटा वाला कैलिबर अचीव करना है, मतलब वो बिजनेस फील्ड में, आप किसी और फील्ड में कर सकते हैं, तो यू शुड बी विलिंग टू प्लान फॉर 10 ईयर्स अहेड, कि 10 ईयर्स डाउन द लाइन वेयर यू वांट टू बी. अब 10 साल मेहनत करना बड़ी बोरिंग चीज़ लगेगी कि यार 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी, दैट्स नॉट फेयर, यू नो. तो कैसे करी जा सकती है ये